Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes. This is our 7th class और I will repeat again कि अगर आपने मेरी पीछे की 6 क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार प्लीज उन्हें जरूर देख लीजिए सो दैट कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ सके। बच्चे, हमने अपनी लास्ट क्लास में एबीसी एनालिसिस किया था। एबीसी एनालिसिस एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कभी कभी मे भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है बच्चे, लेकिन थ्योरेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 5 मार्क्स में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। आज हम बच्चे बात करेंगे FSN। जैसे एबीसी था बच्चे, ये है FSN, पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी में हमने क्या देखा था कि हम पूरे जो हमारे स्टॉक था उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे। अब वो कैटेगरीज कैसे डिवाइड करते थे बच्चे? हम इस तरह से डिवाइड करते थे कैटेगरीज में कि जो मैक्सिमम वैल्यूएबल स्टॉक है हमारा, जिसकी क्वांटिटी तो होती है 20%, लेकिन जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? जिसकी वैल्यू होती है नियरली 80%। मतलब वो क्वांटिटी में तो कम है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे ऐसे स्टॉक पे हम कंट्रोल ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद हमने किया था कि जिसकी वैल्यू मॉडरेट है और क्वांटिटी भी मॉडरेट है, उसके ऊपर हम मॉडरेट ही कंट्रोल्स रखेंगे। और जिसकी वैल्यू कम है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है आपके जो गोडाउन में जो मटेरियल है उनमें टीन का मैंने एग्जांपल दिया था, जूट बैग्स का मैंने एग्जांपल दिया था। अब वो क्वांटिटी तो उनकी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चे? आप पीरियडिकल कंट्रोल्स रख सकते हैं। आपको मतलब ऐसा कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है जो कि आप बाकी के 80% इन्वेंट्री पर रखेंगे। अब इससे क्या होगा बच्चे? इससे हमारे एफर्ट से होंगे, हमारी कॉस्ट कटिंग होगी और नो डाउट अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, आप किसी भी कंपनी में देखिएगा, जो मैनेजर्स होते हैं, सीईओ लेवल के बंदे होते हैं, जो डायरेक्टर लेवल के बंदे होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें नहीं देखते, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो बच्चे सबॉर्डिनेट आपका स्टाफ है वो भी देख लेगा। वो देखते हैं बड़ी बड़ी बातें, क्या पॉलिसीज बनाई जाए, किस तरह से कॉस्ट कटिंग की जाए, किस तरह से हम नए वेंचर्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। वो ये थोड़ा देखता है आज गेट पे किसी गार्ड ने सैल्यूट नहीं किया उसको निकाल दो। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें बच्चे बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं देखते। तो इसी तरह से इन्वेंट्री में बच्चे, अब इन्वेंट्री में कोई 10 बोरी उठा के ले गया, तो जूट बैग से कोई 10 जूट बैग्स उठा के ले गया, तो क्या मैनेजर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे? या फिर जो 80% आपकी इन्वेंट्री है, जैसे मैंने बताया था कि सपोज आपकी, जो मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था, सपोज आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दोगे बच्चे या जूट बैग्स पे ध्यान दोगे? गोल्ड पे ज्यादा ध्यान दोगे। तो ये हमने इसी तरह से एबीसी में किया था। अब हम बात करेंगे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। ये क्या होता है बच्चे? अब देखो, हमारे पास बच्चे जो स्टॉक है वो सारा एक तरह का तो नहीं हो सकता। उसमें से कुछ स्टॉक तो हमारे पास ऐसा होता है कि जो रेगुलर बेस पे सेल होता रहता है, रेगुलर जिसकी डिमांड होती है, रेगुलर बेस पे हम उसे सेल करते हैं, परचेज भी करते हैं, हमारे पास स्टॉक में भी रहता है। तो वो मतलब जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी बिक जाता है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे फास्ट मूविंग स्टॉक। फास्ट मूविंग इन द सेंस कि वो रूटीन का नेचर का है, जल्दी आता है, जल्दी बिक जाता है। फिर होता है स्लो मूविंग। ये रूटीन नेचर का मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये स्टॉक में हमारे पास काफी टाइम तक रहता है, तो उसे बोलेंगे स्लो मूविंग। स्लो मूविंग मतलब हम परचेज करते हैं, हमारे पास स्टॉक में रहता है, देन ये सेल होता है। थर्ड कैटेगरी में आता है बच्चे नॉन मूविंग। नॉन मूविंग का मतलब हमने परचेज तो किया हुआ है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा। अब सेल नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो पड़ा है। अब वो पड़ा है तो उसका क्या करेंगे बच्चे? या तो हम उसे स्क्रैप करके सेल करेंगे, हो सकता है हमारा स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया हो, तो वो भी नॉन मूविंग हो चुका है। तो नॉन मूविंग का हम क्या करें बच्चे? अच्छा, अब हमारे पास एक गोडाउन है सपोज, ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसमें। देखिए सपोज बच्चे ये हमारा गोडाउन है एक, और ये इसका एंट्री है पॉइंट है। अब मुझे ये बताओ, जो फास्ट मूविंग स्टॉक है वो आप यहां पे रखोगे, फास्ट मूविंग, या फिर यहां पे रखोगे पीछे की तरफ? ऑब्वियस है बच्चे, जो फास्ट मूविंग गुड्स है वो आप एंट्री पॉइंट के आसपास ही रखोगे। क्यों? डेली रिक्वायरमेंट रहती है बच्चे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बार बार उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको बार बार स्टोर से माल लेना होगा। तो क्या आप उसे यहां पे रखेंगे? नहीं बच्चे, आप उसे गेट के आसपास ही कहीं रखेंगे। तो इसके लिए बच्चे फास्ट मूविंग स्टॉक की हम क्यों बनाते हैं ये कैटेगरी? हम इसके लिए बनाते हैं
ताकि जो हमारा गोडाउन है, जो हमारा स्टोर है, उसमें हम अकॉर्डिंगली उसकी स्टोरेज कर सकें। अब आपको पता चल गया कि ये गुड्स आपका है फास्ट मूविंग। अब जब आप उसे परचेज करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम उसे इस कोने में रख दें। क्यों बच्चे, उसको नेक्स्ट डे आपको इशू करना पड़ेगा, नेक्स्ट 2-4 दिन में इशू करना पड़ेगा। अब 2-4 दिन में इशू करेंगे बच्चे, तो क्या उसको यहां से उठा के लेके आएंगे, इतनी दूर से लेके आओगे? नहीं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, फास्ट मूविंग गुड्स को बच्चे हम यहीं पे आसपास स्टोर करेंगे गेट के, ठीक है। तो जैसे डिमांड आएगी हम उसको उठा के यहीं से दे देंगे। इसी तरह से आपका स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग आप यहां रखो, स्लो मूविंग बीच में रखो, ठीक है भाई, ठीक है। फास्ट मूविंग की ज्यादा डिमांड है, स्लो मूविंग की भी डिमांड तो होती है, कम होती है, कोई बात नहीं, बीच में रख लो। अब जो नॉन मूविंग है, जो सेल ही नहीं हो रहा, उसको तो आप पीछे रखोगे ना बच्चे। उसको गेट में रख के क्या करोगे, लोगों को दिखाओगे ये देखो जी माल बिक नहीं रहा? नहीं बच्चे, इसको आप सबसे पीछे रखोगे। क्यों? जरूरत ही नहीं है सर। जब आपको जरूरत पड़ेगी आगे निकाल के बेच देंगे उसको, वो तो वैसे भी स्क्रैप होने, ठीक है। तो ये हम 3 कैटेगरी बनाते हैं बच्चे, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। छोटा सा कंसेप्ट है, फटाफट से अपनी इस बुक में से पढ़ लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज FSN, फास्ट, नॉर्मल, स्लो मूविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं हम इन्वेंट्री की अपनी। क्या कहते हैं बच्चे, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिक ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस। हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस। एबीसी एनालिसिस में हमने क्या देखा था, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से हमने उस में एबीसी में एनालिसिस किया था इन्वेंट्री का। यहां पे कैसे करेंगे बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के बेस पे। कहते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इनटू दीज 3 कैटेगरीज डिपेंड अपॉन द नेचर and managerial discretion. A threshold range on the basis of inventory turnover is decided and classified accordingly. ये inventory turnover क्या होता है, ये हम आज की ही क्लास में देखेंगे बच्चे। ये रेशियो होती है, इसको आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग कौन से होते हैं, द कैटेगरी ऑफ आइटम आर प्लेस्ड नियरर टू स्टोर इशू पॉइंट। अब पीछे रख के क्या करेंगे बच्चे, इशू नहीं करना आपको। द स्टॉक इज रिव्यूड फ्रीक्वेंटली टू मेक ऑफ ईच ऑर्डर। स्लो मूविंग क्या होगा, स्लो मूविंग आइटम आर गिवन स्टोर्ड लिटिल फार फ्रॉम द स्टोर इज एंड स्टॉक इज रिव्यूड पीरियडिकली। थोड़ा सा दूर रखेंगे फास्ट मूविंग वाले से, एंड मे बी शिफ्टेड टू नॉन मूविंग कैटेगरी। हम इसको रिव्यू करते रहेंगे और हो सकता है कि ये नॉन मूविंग कैटेगरी में फॉल कर जाए, तो हम इसे नॉन मूविंग में भी डाल सकते हैं। और नॉन मूविंग क्या होता है बच्चे, जो सेल ही नहीं हो रहा। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम आर केप्ट फॉर डिस्पोजल, हम डिस्पोजल के लिए रखते हैं जी, ठीक है। तो आपको 3 चीजें इसमें याद रखनी है कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग कौन सी होती है। फास्ट मूविंग को हम स्टोर के गेट के पास रखेंगे, एंट्री पॉइंट के पास रखेंगे। स्लो मूविंग को हम इसलिए एनालिसिस करते रहेंगे कि कहीं वो नॉन मूविंग तो नहीं हो चुका है। अगर नॉन मूविंग हो चुका है तो आप उसे नॉन मूविंग में ट्रांसफर कर देंगे। और नॉन मूविंग क्या है बच्चे, जो सेल नहीं हो रहा आपका, उसे आप सबसे पीछे की तरफ रखेंगे। और वो किस लिए रखते हैं हम, फॉर डिस्पोजल ओनली। उसके बाद आता है बच्चे इसी तरह से एक और एनालिसिस आती है, उसे बोलते हैं वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, और इन शॉर्ट VED एनालिसिस। अब ये क्या कहता है बच्चे, ये कहता है कि आप इन्वेंट्री को एनालाइज करो किसके बेस पे, बेसिक ऑफ क्रिटिकलिटी फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा क्रिटिकल, उसी से बना क्रिटिकलिटी। तो क्रिटिकलिटी क्या हुआ, अब आपके प्रोडक्शन के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्रिटिकल है बच्चे, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो बच्चे क्रिटिकल है। एसेंशियल, भाई देखो होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन रुक जाएगा। एसेंशियल का मतलब प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा लेकिन क्वालिटी डाउन हो सकती है आपकी, ठीक है। इसी तरह से डिजायरेबल, ये है डिजायरेबल कि होना चाहिए, नहीं है मतलब कमी कहीं ना कहीं रहेगी लेकिन होना चाहिए हमारे पास। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या कहता है वाइटल, द आइटम आर क्लासिफाइड एज वाइटल व्हेन द अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट, ये वर्ड आप अंडरलाइन कीजिए बच्चे, इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपका प्रोडक्शन है वो इंटरप्ट हो जाएगा, एंड कोज ए प्रोडक्शन लॉस, आपको प्रोडक्शन का लॉस होगा। मतलब ये प्रोडक्ट जो वाइटल कैटेगरी में फॉल करेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय सेटिंग रीऑर्डर लेवल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, मिनिमम ऑर्डर डिसाइड करेंगे, मिनिमम लेवल डिसाइड करेंगे, रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड करेंगे, और क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी है वो सब हम डिसाइड करेंगे। क्यों करेंगे, अगर नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा बच्चे।
अगर प्रोडक्शन ही रुक गया फिर हमारे ये ऑर्डर लेवल और इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ही क्या है। अगर एक नॉन कॉमर्स का बंदा अगर बिजनेस चला रहा है, ठीक है, फिर तो वैसे हम हो गए, फिर तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं इन बारे में। तो ये वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, इस तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन नहीं रुकना देना बच्चे, ठीक है। क्योंकि हम कौन है बच्चे, हम है सीए, और सीए गलत काम नहीं होने देगा। उसके बाद आता है बच्चे एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है, आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर एसेंशियल बट नॉट वाइटल, ठीक है, बहुत बड़ी बात बता दी इसने। तो द अनअवेलेबिलिटी में कॉज सब स्टैंडर्डाइजेशन एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। आइटम अंडर दिस कैटेगरी आर रिव्यूड पीरियडिकली एंड गेट सेकंड प्रायोरिटी। पढ़ने से तो शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये क्या कहना चाहता है, कहता है जी देखो, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपका सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। जैसे देसी सा एग्जांपल दे दूं बच्चे, आपकी गाड़ी जो होती है, जो आप कार परचेज करते हो, वो उसके ऊपर एक तो होता है पेंट, होता है पहले तो, जैसे व्हाइट कलर का आप मोस्ट ऑफ व्हाइट कलर पसंद करते हो क्योंकि आप कौन बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। आपने व्हाइट गाड़ी परचेज की बच्चे, अब व्हाइट गाड़ी परचेज करने के बाद है ना, कई बार जो महंगी गाड़ियाँ होती है उसके लिए कंपनी एक ऑप्शन देती है आपको, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है बच्चे, कोई पॉलिश होती है एक, कंपनी कहती है आप ये करवा लो, पूरी गाड़ी पे 10,000 के लगभग होती है वो। तो उससे क्या है कि गाड़ी के अंदर बड़ी अच्छी चमक आ जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास वो पॉलिश अवेलेबल नहीं है और हम कहते हैं कि हम वो पॉलिश करके माल को सेल करते हैं, तो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्डाइज नहीं हो गया हमारा। मतलब हमारी जो हम कहते हैं कि पॉलिश करके देंगे और वो पॉलिश हम करके नहीं दे रहे, तो इसकी बात क्या बच्चे, जो हमने स्टैंडर्ड फिट किया है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये एक देसी सा एग्जाम्पल था। कंपनीज में क्या होता है बच्चे, अगर मान लो कोई आप कोई चीज सेल कर रहे हो और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप उस अपने प्रोडक्ट में डालते हो और वो एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिससे कि आपका प्रोडक्ट औरों से डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं डाला तो ठीक है, प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्डाइज हो जाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे शायद आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। ये जो रबड़ के मशीन होती है, आपने मशीन देखी होगी बड़ी बड़ी, उनके बीच में है ना बच्चे रबड़ के कुछ वार्सल बोलते हैं उनको, वार्सल वगैरह लगते हैं, ठीक है। रबड़ के पार्ट होते हैं, जैसे दो पार्ट जहाँ पे जुड़ते हैं ना, बीच में एक रबड़ का पार्ट होता है, वो क्या करता है उन दोनों को चिपकाए रखता है, उनके बीच में लीकेज नहीं होने देता, ठीक है। जब वो पार्ट्स बनते हैं ना बच्चे, तो उनकी है ना क्या होता है, एक वो होता है खुरदरा सा एक पेपर सा होता है बच्चे, मशीन के साथ है ना उसको चारों तरफ से ऐसे करके रबड़ के, और उस रबड़ को गोल बनाया जाता है उससे। मान लो आपके पास वो पेपर नहीं है, उसको बोलते हैं रेगमार हिंदी में शायद, वो रेगमार होता है बच्चे। अगर मान लो वो रेगमार नहीं है आपके पास तो क्या होगा, वो आप उसको प्रॉपर गोल नहीं बना पाओगे, उसके अंदर वो खुरदरा खुरदरा रह जाएगा साइड से, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती है, जैसे पॉलिशिंग, मान लो आपके पास पॉलिशिंग मटेरियल नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को पॉलिश करके सेल करते हैं, आपके पास पॉलिशिंग मटेरियल नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट तो बन तो गया है लेकिन वो सब स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो वो चीजें एसेंशियल होती है बच्चे, जो कि प्रोडक्शन तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन आपकी चीज, आपका जो प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा अगर वो आपके पास आइटम नहीं है तो वो चीज होती है हमारी एसेंशियल। वो प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा, एसेंशियल रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है डिजायरेबल। कहते हैं जी अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर, अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी लॉस। कहते हैं जी अगर हो तो भी अच्छा है, एफिशिएंसी लॉस तो नहीं होता, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। तो ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, बुलेट आते हैं ना, जो बुलेट बाइक होती है जिसको रॉयल एनफील्ड कहते हैं, ये जब अपनी फैक्ट्री से चलती है तो इसके ऊपर है ना एक पॉलिथीन से लेमिनेशन की जाती है। लेमिनेशन करने का फायदा ये होता है कि जब ये कस्टमर के पास पहुंचता है तो बिल्कुल शाइनिंग होता है। जब कस्टमर को डिलीवरी की जाती है तो वो मतलब पॉलिथीन फाड़ दी जाती है, या फिर कस्टमर अपने घर जाके फाड़ देगा उसको, तो लेकिन वो जो फाड़ता है ना बच्चे एकदम चमकता हुआ निकलता है बाइक। तो क्या वो, मान लो वो पन्नी ना लगाए कंपनी, रॉयल एनफील्ड वाले, मान लो वो जो पॉलीथीन की लेमिनेशन से करके देते हैं, अगर वो ना करें तो क्या बाइक बना नहीं है, बाइक तो बन के रेडी है। क्या वो आएगा नहीं, क्या कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। मैं लेके आया था बच्चे, मेरे वाली पे तो वो पन्नी लगी भी नहीं हुई थी, मैं तो ऐसे ही लेके आया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जब लेके आए थे उनके ऊपर वो, जब वो लेके आए थे उस टाइम वो पन्नी आती थी, वो लेमिनेशन बोलते हैं उसको, वो लेमिनेशन होके आता था। तो क्या मैंने बाइक नहीं खरीदा, बाइक तो खरीदा बच्चे, लेकिन कंपनी करके देती थी, अच्छा लगता था,
ठीक है, अगर मेरे वाले पे भी आता तो मैं भी बड़ा खुश होता, 4 लोगों को बताता कि मेरी बाइक पे है ना लेमिनेशन करके दी थी कंपनी ने, फिर मैंने वो बाहर से करवाई बच्चे। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता मेरे बाइक को कहीं स्क्रैच लग जाए। तो ये बच्चे ये होता है डिजायरेबल। प्रोडक्शन नहीं रुका, आपका प्रोडक्ट सबस्टैंडर्डाइज भी नहीं हुआ, लेकिन अगर होती तो अच्छी बात थी, तो उसको क्या कहेंगे, डिजायरेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी कौन सी एनालिसिस थी बच्चे, VED एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट कर रहे हैं बच्चे आज हम। उसके बाद आते हैं बच्चे हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट, HML इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं जी आप पूरे प्रोडक्ट को, जो जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनको आप 3 कैटेगरी में बांट लो, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट। तो फिर ABC एनालिसिस में क्या किया था, ABC एनालिसिस में बच्चे हमने पूरे के पूरे इन्वेंट्री को वैल्यू किया था, कि पूरी की पूरी इन्वेंट्री को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया था वहां पे, कि एक जिसकी वैल्यू कितनी है ABC, और इसमें फर्क समझिए बच्चे, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ABC हमने क्या कहा, ABC में हमने कहा 80% क्वांटिटी, 80% क्वांटिटी में आपकी जो 80% क्वांटिटी है उसके अंदर जो स्टॉक होता है, कहते हैं जी उसकी स्टॉक की वैल्यू तो 10% होती है, और जो आपके पास 20% क्वांटिटी होती है, नियरली उसके पास, उसके अंदर 70% आपकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, ये 70 लगा लो। ठीक है, 70% क्वांटिटी में आपकी 10% वैल्यू है, और 20% क्वांटिटी में आपकी 70% वैल्यू है, और बचे हुए 10% क्वांटिटी में आपकी 10% वैल्यू लाई करती है। तो इसी के बेस पे तो बनाया था कि ये A कैटेगरी है, ये B कैटेगरी है, ये C कैटेगरी है। ABC एनालिसिस हमने इस तरह से किया था। लेकिन बच्चे ये जो हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और लो कॉस्ट है, ये आपकी इन्वेंट्री पे नहीं काउंट होएगी, ये आपकी काउंट होएगी प्रोडक्ट वाइज। एक प्रोडक्ट है जी 50,000 रुपए का, B का प्रोडक्ट है आपका 20,000 रुपए का, C प्रोडक्ट है आपका 5,000 रुपए का। ये कहते हैं प्रोडक्ट वाइज बात करो, प्रोडक्ट वाइज आप कॉस्ट डिसाइड करो कि कौन सा हाई कॉस्ट है, कौन सा मीडियम कॉस्ट है, कौन सा लो कॉस्ट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट वाइज होता है, ये क्वांटिटी वाइज होता है, पूरी की पूरी इन्वेंट्री की अकॉर्डिंग। ABC एनालिसिस एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, पूरे के पूरे स्टॉक की बात करता है। लेकिन HML क्या बात करता है, HML प्रोडक्ट वाइज बात करता है। बेसिक डिफरेंस है बच्चे, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये क्या कहता है, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम। बस इस इंडिविजुअल आइटम को आप ध्यान रखना माइंड में। Unlike ABC analysis where inventories are classified on the basis of overall value of inventory, a range of cost is used to classify the inventory item into 3 categories. High cost inventories are given more priority of control, obvious है, whereas medium cost and low cost are comparatively given lesser priority. तो ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं थी बच्चे, इतना तो हमें वैसे ही पता होता है। ठीक है, चलिए अब आती है बात रेशियो एनालिसिस की। इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो क्या गया भाई, बात आती है बच्चे रेशियो एनालिसिस की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे आवाज़ इंटरप्ट ना हो इसके लिए मैं फ़ैन भी नहीं चलाता। ठीक है, गर्मी में बैठ के क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो प्रोफेशनल माइक है नहीं। यहाँ पे मार्केट्स बंद है मेरे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। तो जब मार्केट्स खुल जाएंगी तब मैं वो प्रोफेशनल माइक लेके आऊँगा, फिर तो मैं फ़ैन वैन चला लूँगा। अब तो बच्चे अगर AC चलाऊँ तो ये लाइटिंग का इशू आ जाता है, क्योंकि गेट्स बंद करने पड़ जाते हैं मुझे। और अगर फ़ैन चलाऊँ तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी मेरी प्रॉपरली। सो रिगार्ड करो यार, आप भी मेहनत किया करो, पढ़ लो यार, बस आप पास हो जाओ अच्छे मार्क्स से, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी तरफ से एक ट्रिब्यूट रहेगा। चलिए, यूजिंग रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बच्चे आप +1 से पढ़ते आ रहे हो। इन फैक्ट आप शायद +1 से भी पीछे से भी कभी ना कभी आपने रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है रेशियोज, आप जो बच्चे ऑफिस में जाते हैं उन्हें तो पता है, वो तो यूज भी करते हैं रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, ऑडिट में यूज होता है रेशियोज का, बहुत ज़्यादा यूज होता है। लास्ट ईयर के हम कंपैरिजन भी करते हैं करंट ईयर से, तो जो डिफरेंस आता है वहीं पर पकड़ लेते हैं, गलतियाँ कहाँ पे हैं।
ठीक है, तो ऑडिट की ज़्यादा बात नहीं करूँगा यार, ऑडिट हो सकता है आपने कोई पढ़ा ना हो, आप कंफ्यूज हो जाओ ऐसे ही। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे, एक चीज़ की कंपैरिजन में दूसरी चीज़ की वैल्यू। हाँ, समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से बताता हूँ चलो। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए के मैथ्स में 100 मार्क्स आते हैं, मिस्टर ए काफ़ी इंटेलिजेंट है। मिस्टर बी के मैथ्स में 80 मार्क्स आते हैं। अब मुझे ये बताओ, मिस्टर बी के ए की कंपैरिजन में कितने मार्क्स हैं? 80%। साफ साफ दिख रहा है भाई, इसके 100 आए हैं, आपके 80 आए हैं, तो आपके कितने परसेंट है? 80% है। अब मैं कहूँ कि बी, ए के मार्क्स बी के कंपैरिजन में कितने हैं, बताइए। ए के मार्क्स बी के कंपैरिजन में कितने हैं? सोचिए, थोड़ा सा हेल्प करूं, मैं गलत भी कर सकता हूँ, मेरे हेल्प से ध्यान में रहना, मैं गलत करवा सकता हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं कहता हूँ कि ए के बी की कंपैरिजन में कितने मार्क्स हैं? ये कहता है 100 है, ठीक है। एक बी के कितने हैं? 80 है, तो मैं मल्टीप्लाई 100 कर दूं, करके देख लो। वन 25%। मैंने सही किया, गलत नहीं किया, ठीक है। 125% है बच्चे। तो देखिए होता क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, एक की कंपैरिजन में दूसरे की वैल्यू। इन्वेंट्री में क्या कर लेंगे हम, इनका रेशियोज का कर सकते हैं बच्चे, बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर और बहुत सारी रेशियोज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी फास्ट मूविंग है, कौन सी स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग है उसको फास्ट मूविंग कैसे बनाएं, और जो नॉन मूविंग है या फिर जो बिल्कुल स्लो मूविंग है उनका हम स्टॉक कम रखें। अगर आप एक फास्ट मूविंग का, अगर कोई आइटम फास्ट मूविंग आपको पता चल जाता है फास्ट मूविंग है तो ठीक है, एक आइटम स्लो मूविंग है तो क्या आप उसका ज़्यादा स्टॉक रखना पसंद करोगे? बच्चे अननेसेसरीली आपकी वर्किंग कैपिटल ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो आप उसका स्टॉक कम रखोगे। यही चीज़ें होती है बच्चे, इसीलिए हम रेशियोज का यूज़ करते हैं। और ये रेशियोज का मतलब क्या होता है, एक के कंपैरिजन में दूसरे की वैल्यू। इस तरह से जनरल मीनिंग यही होता है। हम हमारे लिए क्या उसका यूज़ है वो हम देख लेते हैं। तो कहते हैं जी, अच्छा ये मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। इनपुट आउटपुट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। ये इनपुट आउटपुट और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये दोनों किसी किसी क्वेश्चन में आ जाती है। अगर मटेरियल में ये रेशियो नहीं आती ना बच्चे, किसी और क्वेश्चन में आएगी, तो आप रेशियोज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्या कहता है जी, इन्वेंट्री कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज बाय द यूज ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियोज। इनपुट आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। क्या कहना चाहता है, कहते हैं जी आपने कितना मटेरियल इनपुट किया, the ratio of the quantity of input of material to the production and the standard material content of the actual output। इसका कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप कितना डालते हो और कितना बन के निकलता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक आइटम को बनाने के लिए, मैं कहता हूं जी मेरे को बनाना है प्रोडक्ट एक्स, मैं प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहता हूं। अब प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए बच्चे क्या करना पड़ता है, मुझे 100 kg रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता है। अब 100 kg रॉ मटेरियल यूज करता हूं और जो मेरा प्रोडक्ट बन के आता है उसमें सपोज उसका कंटेंट 80 kg रहता है, तो इसका मतलब मेरा 20% वेस्ट हो रहा है ना बच्चे, 20% मेरा एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, वेस्टेज कह लो, ठीक है, एक्स्ट्रा यूज कह लो, कुछ भी कह लो उसको, तो ये 20% आपका वेस्ट हो रहा है। इसी को बच्चे कहते हैं इनपुट आउटपुट, कि आपने डाला 100 निकला 80, ये इनपुट आउटपुट रेशियो है। आप 100 डालते हैं 80 निकल के आता है, इसका मतलब ये आपकी रेशियो आ जाएगी इनपुट आउटपुट, कितनी आ जाएगी 5:4, ठीक है। आप 5 आइटम डालते हैं 4 आइटम बन के निकलती है इनपुट आउटपुट रेशियो। वेरी सिंपल, बहुत आसान है बच्चे। बस एग्जाम में क्या होता है, कुछ डाटा आ जाएगा हमारे पास, कुछ नंबर्स आ जाएंगे और नंबर्स के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक देखिए बच्चे, मैं आपके कंसेप्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे ही कंसेप्ट कंप्लीट होंगे मेरे पास 50 क्वेश्चंस हैं, एक एक डील करूंगा आप लोगों के साथ क्लास में। ये नहीं है कि मैं कोई भी छोड़ दूंगा या फिर मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट कवर नहीं कर रहा। एक बार हम थ्योरेटिकल अपना जो है ये कवर करके चलते हैं। ये चैप्टर थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थ्योरेटिकली भी आपको अच्छे से करना है।
फिर आती है बच्चे इन्वेंट्री। अच्छा एक थोड़ा सा लाइन रहेगी, दिस टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस एनेबल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कंजप्शन एंड स्टैंडर्ड कंजप्शन। कहता है जी एक्चुअल कंजप्शन को स्टैंडर्ड कंजप्शन से हम कंपेयर करने के लिए ऐसी रेशियोज को यूज करते हैं। कैसी रेशियोज को बच्चे? इनपुट आउटपुट रेशियो को। तो ये आपकी क्या जाएगी, जैसे आपने 100 यूनिट्स इनपुट किया और आपका आउटपुट में जो यूनिट निकल के आई है वो 80 ही है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करेंगे, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। शायद नीचे एक दो क्वेश्चन दिए भी हुए हों। कहते हैं जी फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताती है बच्चे? ये बताती है कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर डिफरेंट आइटम मटेरियल एंड कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर रेट्स प्रोवाइड ए यूजफुल गाइडेंस फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होगा बच्चे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्या है? फास्ट मूविंग है। और लो टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे? उसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है इसका। हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या है ये आपको पता ही है बच्चे, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होती है? अगर मैं पूछूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होती है बच्चे? सिंपली बोलूं, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना उसमें आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और बताऊं, और इसमें ये बच्चे इसको इस तरह से लेके चलिए कि आपने जो प्रोडक्शन किया है उसके लिए आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। कंसेप्चुअली चलिए, रटिए मत। रटने को तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, 1 मिनट में, आधी मिनट में सिखा दूंगा आपको, लेकिन देखिए उसको समझिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या? हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम कहाँ करेंगे यार? प्रोडक्शन में ही तो करेंगे ना। तो हमने जो प्रोडक्शन की है उसमें हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है उसे ही तो कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इसका हम, अगर हमें कंजप्शन निकालना हो तो कंजप्शन कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं जी हमारे पास कुछ स्टॉक साल के शुरू में था, उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपनिंग स्टॉक। सपोज हमारे पास 10,000 स्टॉक थी ओपनिंग, साल के शुरू में कुछ ना कुछ स्टॉक तो होगा। मैंने कहा 10,000 यूनिट्स थी, ठीक है। कहते हैं जी आपने परचेज कितना किया? मैंने कहा मैंने 50,000 यूनिट्स परचेज की। कहता है ठीक है बस हो गया, 60,000 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर ली। आपने 60,000 यूनिट कंज्यूम कर ली। कहता है नहीं सर कुछ बच गई। मैंने कहा कितनी बच गई? कहता है जी 15,000 अभी भी पड़ी है। मैंने कहा ठीक है घटा दे, लेस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो मेरे पास कंजप्शन कितना आ गया? 45। तो ये क्या आ गया? ये यूनिट्स कंज्यूम आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो रेट से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब वैसे सोच के चलो, मैं कहता हूं देखो मेरे पास 50,000 यूनिट मैंने परचेज की, ठीक है, और मेरे पास 15,000 बच गई, तो इसका मतलब 35 कंज्यूम की। तो दिमाग में आता है अरे ये 10,000 जो शुरू में थी ये भी तो कंज्यूम कर ली होगी। तो हाँ, एक ही चीज को करने के बच्चे 100 से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, कितना कंज्यूम कर लिया, कितना खा गए हम। तो हम कितना खा गए बच्चे? ओपनिंग स्टॉक को भी हमने खा लिया, इस परचेज को भी हमने खा लिया। कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस परचेज में से 15,000 हमने छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या? 60 में से 15 छोड़ दिया, तो हमने कितना कंज्यूम कर लिया बच्चे? 45,000 यूनिट्स। और एवरेज स्टॉक निकालने का तो बहुत ही आसान सा तरीका बच्चे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा जी, फिर आता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है। अच्छा जी, ये जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसमें इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? ये बच्चे जो निकल के आता है ना, इसको बोलते हैं टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या? हिंदी में बोलो तो बच्चे गुना। गुना का मतलब क्या? गुना का मतलब ये, टाइम्स का मतलब ये बच्चे कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो इतनी बार टर्नओवर हो जाती है, इतनी बार घूम जाती है। मतलब क्या बच्चे? आप जितना स्टॉक रखते हो और जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया है वो उस जो स्टॉक है उसका उतने टाइम्स
आपका रोटेट हो जाता है। रोटेट का मतलब क्या है, आपने परचेज किया सेल हो गया, परचेज किया सेल हो गया, परचेज किया सेल हो गया, उसका होता है रोटेशन। तो वो इतने टाइम उसकी रोटेशन हो जाती है। मैं बात करता हूँ जी, मैंने कहा कि एक साल में 360 दिन है, आप 365 भी ले सकते हो, 365 भी आप ले सकते हो, 360 भी ले सकते हो, 12 मंथ्स भी ले सकते हो अगर मंथ्स में निकालना हो तो मैंने कहा कि 360 मेरे पास डेज है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मान लो मेरी आती है 6 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक साल में 60 टाइम्स अपना स्टॉक घुमा देता हूं, है कि नहीं? मैं एक साल में अपना स्टॉक 60 टाइम्स घुमा देता हूं, है कि नहीं? नहीं। देखो बच्चे दोबारा से बताता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इससे हमारा क्या प्रोडक्ट निकल के आया बच्चे? इससे हमारा निकल के आई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बताती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताती है कि जितना हम स्टॉक कैरी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कितना मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम जो मटेरियल पूरे साल, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है? पूरे साल का है। और एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ये पूरे साल की एवरेज इन्वेंट्री है। मैंने कहा कि मैंने 6 लाख रुपए का मटेरियल ऑन एन एवरेज साल में कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और ऑन एन एवरेज मेरे पास स्टॉक की जो इन्वेंट्री रहती है वो रहती है जी 50,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं 12 टाइम्स अपना स्टॉक सेल करता हूं, अपना स्टॉक 12 टाइम्स प्रोड्यूस करता हूं, सेल करता हूं, रोटेट करता हूं मैं एवरेज इन्वेंट्री से। अब 12 टाइम्स का मतलब क्या? अगर मेरे पास 12 मंथ्स हैं साल में और मैं 12 टाइम्स ही अपना स्टॉक रोटेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या? ऑन एन एवरेज मैं स्टॉक में 1 मंथ रखता हूं अपनी रॉ मटेरियल को, यही तो मतलब हुआ ना। तो बच्चे होता क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ये हुआ कि हम जो टर्नओवर है, जो रोटेशन है, वो कितना फास्ट करते हैं। इससे क्या पता चलता है हमें? क्या पता चल जाएगा अगर इस रेशियो से निकाल लेंगे तो? इससे हमें ये पता चल जाएगा बच्चे कि हमारी जो गुड्स है इन क्वेश्चन वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है। फास्ट मूविंग है तो ठीक है, ओके फाइन। अगर स्लो मूविंग है तो मे बी हम उसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर सकते हैं। तो कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखिए यार, उससे है ना आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा बनेगी। थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट हो सकता है आपको इतना समझ में ना आया हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 10 है, एक बार पढ़िएगा, मैं अभी करवाता हूँ आपको ये आगे। देखिए, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। क्या कहता है बच्चे? कहता है ओपनिंग स्टॉक, मैंने कहा ठीक है। कहता है जी परचेज, मैंने कहा ओके। कहता है क्लोजिंग स्टॉक। कंजप्शन तो आ गया, कंजप्शन निकालना तो बिल्कुल आसान है बच्चे, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है बच्चे, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। ये क्या आ गया आपका? कंजप्शन। तो कंजप्शन कितना आ जाएगा? 90,000। परचेज किया आपने 270, टोटल कितना हुआ ये? 360, और 360 में से आपने लेस कर दिया क्लोजिंग 1,10,000। तो कितना आ गया बच्चे? 2,50,000 आपका आ गया कंजप्शन। और देखिए बच्चे, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? ओपनिंग स्टॉक है बच्चे 90,000, उसमें हमने परचेज किया एड 2,70,000, ये कितना हो गया बच्चे? 3,60,000, और इसमें से हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। तो हमारी कंजप्शन कितनी है बच्चे? 2,50,000। ओपनिंग मतलब जो हमारे पास साल के शुरू में था, हमने कितना परचेज किया? 2,70,000 का। हमने कहा कि ओपनिंग भी खा गए, परचेज किया हुआ वो भी खा गए। कहते नहीं, हमने परचेज किए हुए में से थोड़ा सा रख लिया। तो बच्चे हमने कितने का कंज्यूम कर लिया? 2,50,000 का हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? कंजप्शन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमारा क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2,50,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज क्या है बच्चे? ओपनिंग ये उठाओ, क्लोजिंग ये उठाओ, कितना हो जाता है? 90 + 110, 2 लाख, और एवरेज करेंगे तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 1 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ? 1 लाख। तो ये टोटल कितना आएगा बच्चे? 2.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है उसके कंपैरिजन में जो मटेरियल कंज्यूम है
मतलब हम रेशियोज की बात करते हैं, रेशियो क्या होता है, मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा। तो ये कहते हैं जी जो हमारा मटेरियल कंज्यूम है वो एवरेज इन्वेंट्री का 2.5 टाइम्स है। ठीक है, मतलब जितना हम ऑन एन एवरेज स्टॉक में रखते हैं उससे 2.5 टाइम्स हम इतना मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम कहेंगे कि आप इन्वेंट्री में ऑन एन एवरेज कितने टाइम आप ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री रखते हो। मैंने कहा जी देखो, अगर सपोज अब यानी मान लो मैं कहता हूँ कि 365 डेज हैं ईयर में, तो हम 2.5 टाइम्स रोटेट करते हैं, तो 360 बाई 2.5 कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ। 365 बाई 2.5 का मतलब क्या है बच्चे, 146 डेज आ जाएगा। 146 डेज आपका क्या है बच्चे, ये है आपका एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आपका एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा, 365 को आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 146 डेज। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप 146 डेज इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करते हो। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, और कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता भाई हम इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आता है बच्चे 11th क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 2 मटेरियल दिए हुए हैं, इन मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले आप कंजप्शन निकालोगे। अब टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो देख लो, प्रेजेंटेशन आपको दी हुई है। कहता है जी ओपनिंग स्टॉक 10,000 9,000, परचेज कितना किया 52,000, टोटल कितना हो गया 62। लेकिन 62 में से कुछ हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 6,000 का। इसका मतलब मटेरियल कंजप्शन कितना आ गया 56,000 और 25,000, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद क्या करोगे, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करो। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, 10 प्लस में 6, 16 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 8,000। और इस तरह से 9 प्लस 11 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 10,000। ये देख लो 8 और 10, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 टाइम्स और 2.5 टाइम्स। अब वही है 12 मंथ से डिवाइड कर दो इसको। अगर आपको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, या तो आप 12 मंथ से डिवाइड करोगे। जब आप 12 मंथ से डिवाइड कर रहे हो 7 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन मंथ्स आएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 365 डिवाइड बाय 7, तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा बच्चे, वो डेज में आएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 52 डिवाइड बाय 7, तो ये 52 क्या है, वीक्स है 1 ईयर के, तो ये आंसर जो आपका आएगा वो कैसे आएगा, वीक्स में आएगा। तो बच्चे जिस चीज को आप न्यूमरेटर में रख रहे हो उसी फॉर्म में आपका आंसर बनेगा। मंथ्स को रख रहे हो मंथ्स में आंसर बनेगा, डेज रख रहे हो डेज में, वीक रखे हो वीक में आएगा। ठीक है, ये आपको एनुअल ही लेना है। उसके बाद बच्चे ये जो फिजिकल कंट्रोल है इसकी बात मैं आपसे कल करूंगा, आज के लिए मैंने इतना ही रखा हुआ है। लेकिन क्लास छोटी नहीं बनाएंगे बच्चे, क्लास हम अपनी पूरी करेंगे 1 आवर की। तो हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन डील करते हैं आज, करें, चलो। क्वेश्चन 3 चेक कीजिए बच्चे। क्वेश्चन 3 मैं आपको करवा रहा हूं आज की क्लास में। क्वेश्चन 3 निकाल लीजिए अपनी बुक में। ये वो नोट्स है बच्चे जो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से आ जाइएगा, दिस वन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन 3 आरटीपी मई 2017 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, वैसे थोड़ा सा लेंथी है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट आज तक आने को कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात है नहीं। आदित्य लिमिटेड हैज ए मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल्स 1000 यूनिट। बच्चे मेरे को तो मंथली दिखता ही नहीं, मेरे को क्या दिखता है, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे लिखेंगे आप, 1000 इंटू 12, कितना आ जाएगा बच्चे, 12,000 यूनिट्स। उसके बाद कहते हैं द परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹60। ठीक है, कोई बात नहीं। ये परचेज प्राइस किस काम आता है बच्चे, अपने कैरिंग कॉस्ट निकालने के नॉर्मली काम आता है। कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज ₹540। तो ये प्रोसेसिंग एन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया बच्चे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 540। उसके बाद कहते हैं कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20%, और किसका 20%, 60 का। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई आपकी 60 का 20%, तो ये कितनी आ जाएगी ₹12।
ठीक है, अभी तक तो सारा डाटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद कहता है जी देयर इज ए सिंगल सप्लायर फॉर द मटेरियल विच ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट एज अंडर। तो कहता है जी एक सप्लायर है जो कि क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहा है, और कैसे कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहते हैं लेस देन 2000 यूनिट्स आपको प्राइस चार्ज होगा 60 रुपीज का, 2000 यूनिट्स बट लेस देन 4000 यूनिट्स 59.80 का, और इस तरह से 8000 अबोव आपको 58.40 रुपीज के रेट से पर यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी यूजेज द कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड द कंपनीज बैंकर टू फाइनेंस इट्स रॉ मटेरियल परचेज। तो कोई बैंक है इनका, वो बैंक से ये मतलब जो आपने सुना होगा बच्चे कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट आपने सबने सुना होगा, तो ये कहते हैं सीसी लिमिट ली हुई है बैंक से। द बैंक ड्यू टू इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट कैन अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 5 फंड ट्रांसफर। कहते हैं जी जो बैंक है वो एनुअली आपके 5 फंड ट्रांसफर ही करेगा, मतलब आपको 5 टाइम्स ही फंडिंग करेगा। रिक्वेस्ट फॉर एनी सिंगल बेनिफिशियरी पर एनम। तो कहते हैं जी पर साल एवरी ईयर आपको कितने फंड ट्रांसफर की ये रिक्वेस्ट लेगा आपसे, एक बेनिफिशियरी के लिए 5 मैक्सिमम। ओके, द कंपनी इन शॉर्ट टर्म इज अनेबल टू अरेंज एनी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी के पास और कोई सोर्स भी नहीं है बच्चे, तो क्या करेंगे, इस बैंक की माननी पड़ेगी, इस सप्लायर की भी माननी पड़ेगी। आगे आ जाइए। कहते हैं आपको रिक्वायर्ड है क्या, कैलकुलेट द ऑप्टिमम परचेज ऑर्डर साइज ऑफ द कंपनी। कहता है ऑप्टिमम ऑर्डर परचेज साइज निकालो। ठीक है, तो बच्चे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैं अब इसमें से देखूंगा, आप अपनी बुक में से किसी भी तरह से देखिए। तो सबसे पहले क्या कहता है कैलकुलेट द ऑप्टिमम परचेज ऑर्डर साइज ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, इस तरह की तो हमने कोई बात नहीं पढ़ी। तो बच्चे आपने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पूछ रहे हैं आपसे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चे हंस रहे हो, अरे सर हमें पता है ये सब चीज़ें अच्छे से, कोई बात नहीं बच्चे, हम रिवीजन करने के लिए तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, एनुअल कंजप्शन कितनी थी बच्चे, 12,000 यूनिट्स। उसके बाद हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई थी बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर्स 540 रुपीज़, और हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, 60 का 20% 12 रुपीज़। चलिए इकोनॉमिक ऑर्डर साइज बताइए मुझे कितना आएगा, 2 इंटू 12,000 इंटू 540 डिवाइड बाई 12 और अंडर रूट, ये आ गया बच्चे 1039। अब ये पूरा नहीं आया बच्चे, देख ये क्या है 1039.2304 समथिंग आया है। तो आप क्या लिखोगे 1039 एप्रोक्स, इसके आगे एप्रोक्स वर्ड जरूर लिखना बच्चे आपको। हम ऐसा कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि आईसी हमारा हाफ मार्क्स भी चुरा ले। ठीक है, हम आईसीआई के जेब से पॉकेट से उसके मार्क्स निकाल के लेके आएंगे। चलिए आगे, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट, अच्छा ये थोड़ा सा बच्चे इसमें स्पेसिंग नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कैलकुलेट द ऑर्डर लेवल वेयर द कंपनी कुड हैव मिनिमाइज्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है, कहता है जी आप बताइए कि वो ऑर्डर लेवल बताइए जहां पर कंपनी की कॉस्ट मिनिमम है। लेवल्स हमें नहीं बताए हुए। नॉर्मली बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लेवल्स बताए हुए होते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं आपके मटेरियल कॉस्टिंग के, उसमें आपको ये लेवल बताए होते हैं कि 1000 पे बताइए, 15 पे बताइए, 3 पे बताइए, 2 पे बताइए, लेकिन इसमें बताए नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है अलग अलग लेवल्स पे आपकी कॉस्ट कहाँ मिनिमम होगी वो बताइए। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल। अब आप कहोगे यार ऑप्टिमम लेवल तो हम ऊपर निकाल के ही तो आए हैं, ये क्या है, ये भी तो ऑप्टिमम लेवल है। नहीं बच्चे, इसने क्या हुआ है, क्वांटिटी के साथ डिस्काउंट दिया हुआ है। जबकि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जो आप ऑप्टिमम लेवल निकाल रहे होते हो, तब आपकी एक एजम्पशन होती है कि आपका जो परचेज प्राइस है वो स्टेबल रहेगा, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो स्टेबल रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी परचेज प्राइस डाउन आ जाएगा अगर आप क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेंगे। तो इस केस में बच्चे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें अलग अलग लेवल्स पे चेक करना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट कहाँ ज्यादा आ रही है और कहाँ कम आ रही है। जहाँ कम आएगी वहाँ हम परचेज करेंगे। ठीक है, तो लेवल देखिए बच्चे, लेवल क्या होगा, लेवल हो सकता है हमारा
ऑप्टिमम लेवल के लिए अब क्या करें, 1000 यूनिट्स ले लें, एक तो ले लेते हैं हम 1000 यूनिट्स का, फिर एक ले लेते हैं हम 2000 यूनिट्स का। इसमें कितने कितने लेवल हुए, 2 4 6 8 ये दिया हुआ ना। फिर एक ले लेते हैं हम 4000 यूनिट्स का, फिर एक ले लेते हैं हम 6000 यूनिट्स का, और एक ले लेते हैं 8 या उससे ऊपर का, पूरे एक ही ले लेते हैं 12000 यूनिट्स का। बच्चे ये लेवल क्वेश्चन में दिए नहीं हुए, तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं 1 2 4 6 8, वैसे एग्जाम में दिए होते हैं। इस तरह की कंफ्यूजन एग्जाम में नॉर्मली नहीं करते। तो सबसे पहले बताइए मुझे परचेज कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट क्या होगी 1000 के लेवल पे। यहां पर बच्चे गलती क्या होती है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर जाते हो, ठीक है, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई तो करना है 12000 से ही। रेट क्या है, अब 2000 से कम में तो आपको किस रेट में मिलेगा, लेस देन 2000 यूनिट्स है बच्चे, 2000 इंक्लूड नहीं है इसमें, लेस देन 2000 मतलब 199 इंक्लूड है, 2000 इंक्लूड नहीं है। तो 1000 यूनिट्स पे आपका क्या रेट चार्ज करेगा बच्चे, ये 60 रुपीज का। तो कितनी आ जाएगी कॉस्ट, 7,20,000, ठीक है। अब 2000 यूनिट्स का रेट है, अब 2000 यूनिट्स अगर हम परचेज करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, रेट क्या एप्लीकेबल होगा, 60 रुपीज होगा या 59.80 होगा, 59.80 होगा बच्चे। देखिए 2000 यूनिट्स एंड लेस देन 4000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स तो आपका क्या रेट क्या एप्लीकेबल रहेगा बच्चे, 59.80, तो 12000 इंटू 59.8 ये आएगा बच्चे 717,600। इसी तरह से 4000 पे क्या एप्लीकेबल रहेगा बच्चे, 4000 पे लगेगा 59.5, 7,14,000। उसके बाद आती है 6000 पे आपका रेट लगेगा 58.9 इंटू 12000, 7,06,800। उसके बाद 12000 पे कितना लगेगा बच्चे, 58.40 इंटू 12000, ये आएगा बच्चे 7,00,800। देखो बच्चे 12000 यूनिट्स एक साथ परचेज करने पर सबसे सस्ती पड़ रही है, परचेज कर लूँ, ऑर्डर डाल दूँ, नहीं, क्यों, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेक करनी पड़ेगी पहले बच्चे। अच्छा 1000 अगर हम यूनिट्स परचेज करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बच्चे, 12। 2000 यूनिट्स एक बार में परचेज करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे बच्चे, 6। 4000 यूनिट्स एक बार में परचेज करूंगा तो ऑर्डर कितने होंगे बच्चे, 3। 6000 के केस में 2, 12000 के केस में 1। ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है बच्चे, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है I40, तो ठीक है, यहाँ पर लगेगी आपकी 540, यहाँ पे लगेगी 1080, ठीक है। बाकी मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी यार, इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है। 540 इंटू 12, 6480। 2000 पे कितनी लगेगी बच्चे, 540 इंटू 6, 3240। 3 पे कितनी लगेगी, 540 इंटू 3, 1620। देखो अभी भी ये सबसे मिनिमम आ रही है, अब तो मैं इसको पक्का उठा के ऑर्डर करने वाला हूं। नहीं, एक कॉस्ट और चेक कर लो यार, कौन सी करोगे, कैरिंग कॉस्ट चेक कर लो बच्चे, फिर आप मेरे को बता देना कि कौन सी आइटम परचेज करनी है, ठीक है। अब बच्चे मैंने एक आपको बात पहले भी बताई थी, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग कॉस्ट यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम रहेगी, द अमाउंट ऑफ द लॉस द कंपनी हैज टू बियर ड्यू टू बैंक्स इनएबिलिटी टू प्रोसेस द फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट, नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ बच्चे इस क्वेश्चन में। तो आप कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से देखो, जब आप 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हो तो आपकी, मैं एक बार नीचे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये वाली कैलकुलेशन बच्चे सारी मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 60 रुपीज आपका रेट लगेगा और परसेंटेज कितनी है, 20%। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 रुपीज पर यूनिट आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, जब आप 1000 यूनिट्स एक बार में खरीद रहे हो, 1000 यूनिट्स आप एक बार में परचेज कर रहे हो, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री रहेगी बच्चे 500 यूनिट्स, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 500, 6000। इसमें कोई डाउट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चे, आपकी कैरिंग कॉस्ट है परचेज प्राइस की 20%, और आपकी ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है स्टॉक में, 500। ये 500 कहां से आया, आप परचेज कर रहे हो एक बार में 1000 यूनिट्स, इसका मतलब क्या है,
1000 यूनिट्स एक बार में परचेज कर रहे हो तो ऑन द एवरेज आपके पास 500 यूनिट्स होगी स्टॉक में। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तो आपके पास 500 से ज़्यादा रहेगी और कुछ टाइम ऐसा भी होगा 500 से कम रहेगी। तो ऑन एन एवरेज हमने क्या कहा, हमने कहा जी 500 यूनिट्स हमारे पास ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री में रहेगी। ये आ चुका है। उसके बाद आती है बच्चे, आप 2000 यूनिट्स अगर परचेज कर रहे हो एक साथ तो आपको रेट क्या देना पड़ रहा है? आपको रेट देना पड़ेगा बच्चे 59.80। तो अगर आपको 59.80 का रेट देना पड़ रहा है बच्चे, तो क्या आपकी कैरिंग कॉस्ट 12 रुपीज होगी? अब नहीं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला। 59.80 का 20% कितना आएगा बच्चे? 11.96। अब आपकी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। 11.96 इंटू कितनी यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। क्यों? 2000 यूनिट्स परचेज करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 1000, यह आ जाएगा बच्चे 11,960। इसी तरह से आगे करेंगे बच्चे। जब आप 4000 यूनिट्स परचेज करोगे रेट क्या लगेगा? 59.50 का, और इसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 20%। तो 59.5 का 20% 11 रुपये 90 पैसे इंटू 2000। 2000 कहाँ से आया? 4000 का हाफ है बच्चे ये, तो ये आ जाता है बच्चे 23800। फिर आता है 6000। 6000 पे रेट क्या लगेगा बच्चे? 58.9 का 20% 11.78, और ऑन एन एवरेज कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? 3000, 35340। उसके बाद 12,000 के ऊपर रेट क्या है बच्चे? रेट है आपका 58.40, इसका 20%, और ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी बच्चे? 12,000 डिवाइड बाय 2। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बच्चे, यहाँ पे मेरी पिक्चर आएगी। तो ये 6000 आ जाएगा। तो 6000 इंटू 58.4 का 20% इंटू 6000, तो ये आ जाती है बच्चे आपकी काफ़ी अच्छी 70080। अब इनको टोटल कर ले बच्चे। टोटल करेंगे हम, देखते हैं कितना आएगा। 7,20,000 प्लस में 6480 प्लस में 6000, ये आ गया बच्चे आपका 732,480। ठीक है जी। नेक्स्ट कैलकुलेशन 717,600 प्लस में 3240 प्लस में 11960, यह आ जाता है बच्चे 732,800। उसके बाद करेंगे 714 दिस वन प्लस में 1620 प्लस में 23800, यह आ जाएगा 739,420। उसके बाद आता है 706,800 प्लस में 1080 प्लस में 35340, 743,220। अब तो बढ़ने लगी कॉस्ट। 540 प्लस में 70080, ये आ जाते बच्चे 771,420। अब देखो, अब चेक करो ना यार कि कौन सी कॉस्ट मिनिमम है। 732,480, 732,800, तो 1000 यूनिट्स आपकी सबसे कम पड़ रही है। ठीक है, तो एक बार कोई और लेवल बीच का एक और कैलकुलेट कर लेना आप 1500 का। मैंने 1500 नहीं लिया, आप 1500 का कैलकुलेट कर लेना, और एक 1039 का भी कैलकुलेट कर लेना लेवल। इसी तरह से उस पर और कॉस्ट चेक कर लेना। हमारे फिलहाल तो इसमें कम आ रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इनके बीच में किसी और में कॉस्ट और भी कम आ रही हो। EOQ के आसपास कोई हो सकता है कम आ रही हो। तो बच्चे एग्जाम में इस तरह कन्फ्यूजन नहीं होते कि हम ये कौन से लेवल लें। एग्जाम में नॉर्मली दिए होते हैं, अगर नहीं भी दिए होते तो कोई बात नहीं, आप 1500 का भी एक लेवल बीच में लेके देख सकते हो। ठीक है, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना यार, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस मतलब बड़ी बात है नहीं। थर्ड पॉइंट है इस क्वेश्चन का बच्चे, द अमाउंट ऑफ लॉस दैट द कंपनी हैज टू बियर ड्यू टू बैंक्स इनएबिलिटी टू प्रोसेस द फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट। क्या कहना चाहता है बच्चे? ये कहना चाहता है कि बैंक आपके 5 ऑर्डर प्रोसेस करेगा साल में, ठीक है, और आपका ये कहता है थर्ड पॉइंट किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये कहता है कि हमें कितना लॉस होगा। अब बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है सर आप 5 ऑर्डर ले सकते हो। बैंक का क्या कहना है? बैंक कहता है 5 ऑर्डर लो। जबकि EOQ क्या कहता है बच्चे? EOQ कहता है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 12,000 डिवाइड बाय 1039। EOQ कहता है सर हमारा कि आप 12 ऑर्डर बताइए। ये राउंड ऑफ करूंगा बच्चे मैं यहाँ पर, ठीक है, ये राउंड ऑफ करके चलिएगा आप। 11.55 आ रहे हैं यहाँ पे, इसको आप राउंड ऑफ करके 12 कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है यार कि आप हाफ ऑर्डर दे दोगे। इंस्टीट्यूट की बुक्स में कई जगह फ्रैक्शन में क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं, लेकिन आप राउंड ऑफ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चेक करोगे कि आपके 5 ऑर्डर जब आप परचेज करोगे और 12 ऑर्डर में जब परचेज करोगे, तो
कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ जी क्वांटिटी कितनी परचेज करोगे। अब सिंपल सी बात है, जब आपको 12,000 यूनिट्स परचेज करनी है और आप 5 ऑर्डर में परचेज करेंगे तो 2400 यूनिट्स परचेज करेंगे। एप्लीकेबल रेट क्या होगा बच्चे, एप्लीकेबल रेट क्या होएगा, 2400 यूनिट्स पे आपका रेट एप्लीकेबल होएगा 59.80। ईओक्यू पे परचेज करेंगे तो आप कितनी यूनिट्स परचेज करेंगे, 1039। और एप्लीकेबल रेट क्या होगा बच्चे, एप्लीकेबल रेट होगा 60 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है, नहीं सब कुछ कंपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कॉस्ट, हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट, और हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे कैरिंग कॉस्ट, सब कुछ ही कैलकुलेट करेंगे। ये तो आएगा 5 ऑर्डर्स और ये आएगा 12 ऑर्डर्स। ठीक है, परचेज कॉस्ट कितनी आएगी बच्चे, 12,000 यूनिट्स और रेट क्या लगेगा 59.8। ये आ गया जी, आपकी परचेज कॉस्ट आएगी 717,600। और यहाँ पर कितनी लगेगी, 12,000 यूनिट्स इंटू 60, पूरा 7,20,000। उसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चे 540 और यहाँ पे 5 ऑर्डर है तो 2700। इसमें 12 ऑर्डर हैं तो 540 थे ना, हाँ, इंटू 12, 6480। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बच्चे, 59.80 का लेना अपने 20%, इसका 20%। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी हमारे पास, एवरेज इन्वेंट्री रहेगी बच्चे 1200, इसका हाफ 2400 का। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 14352। और यहाँ पर कितनी आएगी बच्चे, यहाँ पे वैसे तो देखो सेम आती बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमने ऑर्डर राउंड ऑफ कर लिया है तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 60 का 20% इंटू 1039 डिवाइड बाई 2, 6234। बच्चे ये ईओक्यू पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर को राउंड ऑफ कर लिया इसलिए डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज कोई डिफरेंस हमारा नहीं आता। टोटल कर लो बच्चे, 717,600 प्लस में 2700 प्लस में 14352, ये आ जाता है बच्चे 7,34,652। मतलब अगर कंपनी 5 ऑर्डर करती है तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है बच्चे सालाना 7,34,652 की। और जब कंपनी ईओक्यू पे परचेज करती तो इसको पेमेंट करनी पड़ती है बच्चे 6234, तो परचेज करनी पड़ती है बच्चे 7,32,714। इसका मतलब कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, 7,34,652 माइनस कर दो तो 1938। ये बच्चे लॉस हो रहा है कंपनी को बैंक की इनएबिलिटी के कारण। बैंक कहता है जी मैं आपको 5 बार फंड ट्रांसफर से ज़्यादा नहीं कर सकता एक सिंगल पर्सन को, तो ठीक है हमें 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर हम ईओक्यू पे करते तो बच्चे हमारी कॉस्ट ये आती 732,714। अब क्योंकि ईओक्यू को हम फॉलो नहीं कर पा रहे तो हमें 5 ऑर्डर डालने पड़ेंगे, और 5 ऑर्डर डालने पड़ेंगे तो बच्चे हमारी कॉस्ट आएगी 734,652। इसके कारण हमें 1938 के लगभग का लॉस होगा। अगर बच्चे आप इसको फ्रैक्शन में ना लेके, सॉरी राउंड ऑफ ना करके फ्रैक्शन में भी ले लेते हो तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। कितना डिफरेंस आएगा मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। कितने ऑर्डर आएंगे आपके, 12,000 डिवाइड बाय 1039, आपकी 11.54 ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, इंटू 540, तो ये कॉस्ट आ जाएगी बच्चे 6236। इसी तरह से ये भी आ जाएगी 6236, सेम आएगी ना। तो ये तो कितना आ जाएगा, ये 6236 प्लस में 6236 प्लस में 7,20,000 माइनस 734,652। अगर आप बच्चे फ्रैक्शन में लेते हो तो आपका लॉस आएगा 2180 रुपये। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अगर कहीं फ्रैक्शन के हिसाब से सोल्व किया हुआ मिले तो आपको ये आंसर मिलेगा, अगर राउंड ऑफ किया हुआ है ऑर्डर्स को तो ये आंसर मिलेगा। एग्जाम में आप दोनों ही चीज फॉलो कर सकते हो, आप एक सुटेबल नोट दे सकते हो कि हमने ऑर्डर को राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे बच्चे क्लैरिटी नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट भी एक स्टैंड नहीं है, उसने भी कुछ क्वेश्चंस को राउंड ऑफ किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस को मतलब फ्रैक्शन में सोल्व किया हुआ है। तो हम अपनी साइड से या तो 2 बार इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप 100% सिक्योर हो, या फिर आप एक सुटेबल नोट डाल दीजिए कि हमने राउंड ऑफ किया है या नहीं किया। सो बच्चे दोनों ही केस में आपका क्वेश्चन सही है, गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है। सो
आज के लिए इतना ही बच्चे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कंसेप्ट्स के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।